हाय एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 8th ग्रेड। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये हमारा जो पूरी 11th क्लास की फिजिक्स है, बल्कि जो 12th क्लास के भी हमारा जो टॉपिक्स हैं, जो सारे टॉपिक्स हैं, उनका जो बेसिक सारा कॉन्सेप्ट्स होंगे, यानी कि जैसे एफबीडी बनाना, ये सारा कुछ हम इसी चैप्टर से सीखेंगे, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर को फोर्सेस ऐसे ही बोला जाता है कि अगर आपने ये ना नहीं किया तो 11th क्लास की पूरी फिजिक्स में आप स्ट्रगल करोगे। वाई? बिकॉज यहाँ पर हमारा सारा बेस बनाया जाता है। या जैसे कि अगर वेक्टर्स वेक्टर्स वाला जो हमारा चैप्टर है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस वगैरह, ये सारा कुछ हमारा बेसिक बनाएगा। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, यहाँ पर हम फोर्सेस के बारे में सबसे ज्यादा जानेंगे। जैसे हम काइनेमेटिक्स में हम उसको बोलते थे स्टैटिक्स, तो यहाँ पर हमारा डायनेमिक्स होगा। वाई? बिकॉज हम डायनेमिक्स में ये हम जानते हैं कि कैसे कैसे फोर्सेस एग्री है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फोर्सेस के बारे में। तो जो फोर्स है, तो जो फोर्स की सबसे पहले मैं यूनिट की बात करूं तो फोर्स की यूनिट होती है उसको बोलते हैं न्यूटन, या फिर उसको एन से, कैपिटल एन से भी उसको डिनोट किया जाता है। जैसे कि 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, एटीसी। तो इस तरह हम उसकी यूनिट भी डिफाइन करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन हम काफी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि है एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। बट अगर मैं इसके कोड डेफिनेशन में बताऊं तो वो होगी द फिजिकल क्वांटिटी विच हेल्प टू चेंज द शेप, साइज और एनी फिजिकल डायमेंशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर हमारे को पता चल जाता है ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, तो हम इसके फोर्स के बारे में हम लगभग सारा जानते हैं। तो अब मैं बात करूंगा फोर्स के टाइप के बारे में। तो फोर्स की हमारे पास 2 टाइप्स आएंगी। तो उसकी जैसे कि अभी मैं बोल दूं, जो फोर्स होगी, तो फोर्स की मेरे पास पहली टाइप आएगी कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो सेकंड मेरे पास टाइप आएगी वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये ना जो सारा पार्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वाला, ये हम मोस्टली हम 12th क्लास में करेंगे। जैसे मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होगी, ये सारी हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगी। तो इसको हम करेंगे 12th क्लास सिलेबस मेनली। पर इसमें एग्जांपल्स कौन सी आएंगी? तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि, फिर भी मैं इसकी एग्जांपल में लिख देता हूं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होगी, जैसे कूलम्स फोर्स होगी। तो ऐसी बहुत सारी जो हमारी फोर्सेज हैं जो कि एक्ट करती हैं, वो हमारी आ जाएगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। पर अभी हम हमारे को क्या पढ़ना है? कॉन्टैक्ट फोर्स। बिकॉज हमारे 12th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में ज्यादा सारा सिलेबस है वो कॉन्टैक्ट फोर्स में ही है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की यहाँ पर कितनी टाइप्स आएंगी? तो जितना भी हमारे पास यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन, और टेंशन। मेनली हम यहाँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम यही पढ़ेंगे। वैसे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता, काफी सारी आ सकती हैं, पर मेनली हमारे पास यही वाली आएंगी। मेनली हमारे पास ये आएंगी नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स। तो मैं बारी बारी इन सभी की बात करूंगा। बिकॉज फ्रिक्शन की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी, बिकॉज जो हमारा फ्रिक्शन है उसका एक बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है। फ्रिक्शन तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में खुद में एक बड़ा टॉपिक है, तो उसकी बात मैं बाद में करूंगा। तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स की मैं बात करूं तो अगर मैंने यहाँ पर किसी भी मटेरियल पे, अगर मैंने कोई ब्लॉक रख दिया, तो उसका जो मास होगा m, उसका जो फोर्स लगेगा नीचे वो होगा mg। और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जिसको कि हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो यहाँ पर होगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की तो मैं अलग से बात करूंगा बिकॉज वो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कॉन्टैक्ट फोर्स का। वो एक सिर्फ परपेंडिकुलर से पैरेलल कंपोनेंट है वो कॉन्टैक्ट फोर्स का। और जो टेंशन है, टेंशन जैसे अगर मेरे पास कोई भी रोप है, कोई भी मेरे पास रोप है या कुछ भी है, तो वो अगर मैं उसको स्ट्रेच करूं तो वो ब्रेक इसलिए नहीं होगी बिकॉज उसके अंदर एक फोर्स लगा है, उसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। और उसकी जो वैल्यू है वो हम किस तरह निकालेंगे? तो जैसे भी मैं समझाता हूँ कि 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पर एक
ऊपर एक बोर्ड मैंने बना ली है, ठीक है, मैंने यहाँ बोर्ड बनाई है, यहाँ पर मैं एक रोप है, मैंने यहाँ से एक रोप टांग दी है और नीचे मैंने इसको एक मास m और यहाँ पर mg लग रहा है। तो ये यहाँ पे ये टिकी हुई है, वाई? बिकॉज यहाँ पर टेंशन लग रहा है, और टेंशन का जो हमारा फॉर्मूला होगा, बिकॉज टेंशन इज आल्सो फोर्स। अगर हमने हल्का फुल्का भी अगर 9th क्लास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है तो हमारे को पता है फोर्स की वैल्यू होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसी तरह जो हमारा टेंशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि एक फोर्स है नॉर्मल सी डेफिनेशन, टेंशन इज आल्सो अ फोर्स, जो कि पर रोप के अंदर मेनली हमारे पास आएगी। तो यहाँ पर टेंशन को हम डिनोट कैसे करेंगे, टेंशन को हम शो कैसे करेंगे किसी भी केस में, तो ये मास के ऑपोजिट साइड में लगेगी, यानी कि अगर मास का फोर्स इस साइड से उस साइड को लगेगी। अगर मैं फोर्स किसी रोप में इधर को लगा रहा हूँ, टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, बिकॉज उस फोर्स को अपोज कर रहा है ताकि जो ये रोप है ये ब्रेक ना हो, तो यानी कि टेंशन इस तरह होगी। और अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा, तो अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा ऊपर की साइड को, तो इसलिए यहां से भी एक टेंशन लगेगा T। तो क्या पूरी रोप में टेंशन टूटी हो जाएगा? नहीं, जिसको भी बिकॉज टेंशन को भी हम आगे जाके भी अच्छी तरह हम समझेंगे, तो इसलिए पर इसकी वैल्यू यहाँ पर टूटी नहीं होगी। हमें इतना समझना है कि T है, एक रोप में बस एक ही टेंशन होता है, ठीक है। इन वन रोप देयर इज ओनली वन टेंशन, जिसको कि हम आगे जाके पुलिस में भी मेनली पढ़ेंगे, बिकॉज जैसे अब सिंगल पुली आ जाएगी, मूवेबल पुली आ जाएगी, फिक्स पुली, इन सभी में हमारे को ये सारा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि अगर एक रोप है जो उसमें अगर एक ही रोप है तो उसमें जो टेंशन है वो सेम होगी हर जगह। तो इस तरह हमारे को यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो मैंने अभी बात की है फोर्स के बारे में, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन के थोड़े बेसिक के बारे में। तो जैसे ही हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खत्म होंगे तो साथ में मैं बात करूंगा अभी एफबीडी के बारे में, जो कि हमारा बेस बनेगा आगे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमारे को क्या बोलते हैं, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे को सिंपली बस इतना बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। बिकॉज इंटरनल फोर्सेस जो है वो कभी भी किसी बॉडी को चला नहीं सकते। अगर ये मार्क में हाथ में रखा हुआ है तो इसके अंदर काफी इंटरनल फोर्सेस होंगे पर इसको मूव नहीं करा पाएंगे। पर अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो ये मूव करेगा। तो इससे हमें क्लियर होता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस बॉडी को मूव करा सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस नहीं कर सकते। तो हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपली बस ये बोलेगा कि द बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स इनिशियल पोजीशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि जब अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, पर जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो जैसे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो ऑब्वियसली हमारी जो डायरेक्शन है, शेप है, वो चेंज होगी। पर जो शेप चेंज है वो हम बात करेंगे मटेरियल सारे चैप्टर में, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो ये मैटर नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे बस शेप चेंज के बारे में। पर अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोशन के बारे में, ठीक है, बिकॉज ये मोशन का ही हमारा डायनेमिक्स चल रहा है। तो यहाँ पर सिंपली हमारे को ये बोलेगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो भी स्पेशली फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हमारे को यही बोलेगा कि बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगी, नॉर्मली एंड सिंपल डेफिनेशन। तो अब मैं बात करूंगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी हमारे पास एक डेरिवेशन भी आती है, मतलब डेरिवेशन नहीं है वो, तो नॉर्मल से एक हमारे पास एक कहानी है जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की है। अगर मैं बात करूं तो वो हमारे को बोलता है द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। द फोर्स इज नथिंग बट the force is nothing but the change of momentum with respect to time। तो यानी कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी dp by dt। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख लिया है, यहाँ मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया है, पर अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा p by डेल्टा t। ये बिग चेंज के लिए, ये स्मॉल चेंज के लिए। तो अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं, बिकॉज हमारा फोर्स का मेन फॉर्मूला यही है, दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अगर मैं आगे इस फॉर्मूले को अगर मैं लेके जाऊं तो मेरे को पता है मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। मोमेंटम होता है मास इनटू मास इनटू वेलोसिटी, mv, p इक्वल्स टू mv, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे डिफरेंशिएट करूं तो हम देख सकते हैं कि जो अगर यहाँ पर क्या आ जाएगा,
चेंज इन मोमेंटम। तो मास तो चेंज हो नहीं सकता, वैसे तो मास भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी। अगर जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी मास भी चेंज होगा, उसका भी हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला आता है। पर अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मास को अगर मैं कांस्टेंट लेके बाहर निकाल दूंगा, तभी मैंने बोला था हमें यहाँ पे डीपी वाली फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीवी बाय dt, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो हमारा सिंपली यहाँ फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। पर हमारा सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला हमारा यही होने वाला है dp बाय dt, बिकॉज ये वाला जो फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू m, तो ये भी इसी से आया है। पर हमारे को यूज दोनों आएंगे, तो हमारा अभी यहाँ पर सेकंड लॉ भी कंप्लीट है लगभग, यानी कि खत्म ही हो गया। तो यहाँ पर जो सेकंड लॉ है ये हमारे को फोर्सेस के बारे में बताता है, यानी कि फोर्स के बारे में। तो यहाँ मैं फोर्स के बारे में कुछ और चीजें भी लिख देता हूँ। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके यूनिट है, अगर वो मैं यहां से देखूं तो मास यानी कि केजी, और यहां पर क्या है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन में यूनिट वैसे ही आएगी, पर इसके ऐसा यूनिट है वो हमारे पास यहां पर सिंपली आ जाती है न्यूटन्स। इतने न्यूटन यानी कि 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन हमारा फोर्स है। तो जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाना है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम किस तरह फोर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो हम करेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की मदद से। तो ये दो काफी बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें थी फोर्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे को सिंपली कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पूरे यूनिवर्स में कोई भी फोर्स अगर है हमारे पास वो पेयर्स में होगी, यानी कि अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा। अगर मैं इस वॉल को पंच मारूं तो मेरे ऊपर भी एक रिएक्शन लगेगा, तभी मेरे को यहाँ पर पेन फील होगी, यानी कि एक्शन है तो रिएक्शन भी है। पर हम उनको ऐड कभी नहीं करेंगे, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि टेंशन अलग अलग डायरेक्शन से यहाँ पर लगेगा, पर हमारे को ऐड नहीं करना है, यानी कि एक रोप में एक ही टेंशन होगा, तो वो भी चीज यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ अगर नॉर्मल रिएक्शन की, जो भी यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमारे पास आएगा, तो मैंने बोला था कि अगर मेरे पास एक यहाँ पर कोई सरफेस है, उसको मैंने कोई भी मास रख दिया m, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा mg, पर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा जिसकी वैल्यू mg होगी, नॉर्मल रिएक्शन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ हमारा बनेगा अगर हमारे को पुलिस वाले सम भी सॉल्व करने हैं, बिकॉज पुलिस में हमारा मेन फॉर्मूला क्या लगेगा, F इक्वल्स टू m में, और यहाँ पर टेंशन वाला भी हमारे पास लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन तो हमारे पास हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो ये था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको कि मैंने बेसिक आपको समझा दिया। तो अब मैं बात करूंगा एफबीडी के बारे में। तो एफबीडी जो है वो पूरी 11th क्लास की फिजिक्स में हर जगह यूज होने वाली है, बिकॉज उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग जो हमारी प्रैक्टिस है वो काफी आसान हो जाती है, हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि FBD। तो यहाँ FBD है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। ये हम बॉडी को ये जो FBD है फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें जो हम बॉडी को इस तरह शो करते हैं कि बॉडी के ऊपर जितनी फोर्सेस है हम उनको शो करेंगे ओनली। अगर मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, अगर मेरे पास यहाँ कोई ब्लॉक है ऑफ मास m, यहाँ पे एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो उसका अगर मेरे को एफबीडी बनाने को बोला जाए तो मैं इसका एफबीडी कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पर ओनली एक मास शो करूंगा जिसका होगा मास m, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा एक फोर्स लग रहा है mg और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, बस इतना ही। अगर यहाँ पर मैं कोई फोर्स लगा देता इस तरह, तो मैं यहाँ पे एक फोर्स भी शो कर देता। अगर मैं यहाँ से भी एक फोर्स लगा देता, यहाँ पर एफ नोट मैं यहाँ फोर्स लगा देता, तो मैं यहाँ से भी शो कर देता है एफ नोट। तो इस तरह होगा हमारे पास यहाँ पर एफबीडी, हम फोर्सेस शो करेंगे जो जितनी भी बॉडी के ऊपर लगी है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल समझाऊं जो कि काफी अच्छी एग्जांपल है, जो कि टेंशन की।
तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक रोप से एक मास एम यहाँ पर मेरे पास हैंग है, ठीक है, मास एम, तो इसका एफबीडी मेरे को बनाने को बोला जाए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मास एम लगाऊंगा, मास एम होगा, यहाँ पर लग रहा होगा टेंशन और यहाँ पर क्या लग रहा होगा, एम जी। तो यहाँ पर यह मैंने नॉर्मल से एफबीडी बना दिया। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास अगर यहाँ पर कोई भी, मैंने यहाँ पर दो 45 डिग्री के मैंने यहाँ पर सेम एंगल यानी कि थीटा थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक दो ऐसे बनाए हुए हैं, तो मैंने दो ऐसे बनाए हुए हैं, इस तरह मैंने वर्टिकल बनाए, सॉरी वर्टिकल नहीं, डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं, उनके बीच में मैंने एक मास एम का मैंने एक यहाँ पर वो रख दिया है ब्लॉक। तो इसका भी एफबीडी बनाना है, तो इसका कैसे मैं बनाऊंगा, तो इसका भी काफी सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्लॉक शो करूंगा, यहाँ लग रहा होगा एम जी, ठीक है। वैसे तो अगर मैं इसका चाहूँ, इसका मैं कंपोनेंट ले सकते हैं, इसका हम कंपोनेंट भी ले सकते हैं कि यहाँ पर इसका लग रहा होगा फोर्स, यहाँ लग रहा होगा, पर मैं यहाँ पर नॉर्मली इसका काम कर रहा हूँ कि एक, बिकॉज दोनों का एंगल सेम है तो यहाँ पर नॉर्मल नॉर्मल लग रहा होगा, और ये दोनों नॉर्मल है, इनकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, एम जी बाय 2, बिकॉज दोनों का एंगल सेम है। यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड से फाइंड कर सकते हैं एन की वैल्यू। तो ये था एफबीडी, यानी कि हमारे को ये बताना है कि बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, कैसे लग रही है, कहाँ से लग रही है, पूरी डायरेक्शन भी बतानी है। तो मैंने इस वीडियो में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एफबीडी और फोर्सेस के बारे में सारा बेसिक मैंने क्लियर कर दिया है। तो अब अगले वीडियो में बात करूंगा पुलिस के बारे में, ठीक है, कांस्टेंट रिलेशन के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, और सबसे पहले बेसिक पुलिस के बारे में हम बात करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।